सभी श्रोताओं को मेरा तहे दिल से स्वागत एवं नमस्कार। आज हमारा दूसरा दिन है 5 दिन का जो हमने अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट किया है, जिसमें कि हम आज जो है मुंह से संबंधित कैंसर्स के बारे में बात करेंगे। आगे क्या क्या हम किन किन दिनों में क्या क्या करने वाले हैं, पहले मैं उससे शुरुआत करूंगा। तीसरा दिन यानी कि कल का दिन, उसमें हम थायराइड कैंसर्स के बारे में बात करेंगे। चौथा दिन हम कैंसर्स जो लैरिंग्स के हैं यानी वॉइस बॉक्स के कैंसर हैं उसके बारे में बात करेंगे। और 5वें दिन हम बात करेंगे रिहैबिलिटेशन एंड पैलिएशन, यानी कैंसर में जब इलाज हो जाए उससे आगे क्या। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं एक सवाल जो आज मेरे से सवेरे सवेरे पूछा गया, एक वाक्या हुआ मेरे साथ, वो वाक्या जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आपके सामने रखूंगा, तो आपको कल जो हमने सारी बातें करी थी उन सारी बातों का सार समझ में आ जाएगा। आज मेरी जिम में सवेरे सवेरे मेरे ट्रेनर जो मेरे दोस्त भी हैं, उन्होंने मेरे को कल उन्होंने मेरा ये प्रोग्राम देखा, कल उन्होंने आज सवेरे आकर के मेरे से पूछा कि डॉक्टर साहब, एक मेरे मित्र हैं, स्कूल टाइम से मेरे मित्र हैं, वो तंबाकू की उनकी आदत है, मैंने उनसे कहा कि तंबाकू छोड़ दीजिए। उन्होंने मुझको 2 जवाब दिए, 2 पॉइंट्स बताए, जिसके बाद में मेरे पास कोई जवाब नहीं रहा, मैं निशब्द हो गया। पहला ये था कि उन्होंने ये कहा कि मेरे पैसे, मेरा शरीर, तुम्हें क्या समस्या। दूसरा उन्होंने ये कहा कि बिना तंबाकू खाए भी इतने सारे लोगों की जान चली जाती है, इतने सारे लोगों को कैंसर हो जाता है, फिर तंबाकू खाने में क्या हर्ज है। इन दोनों सवालों के जवाब मैं आपको अभी एग्जाम्पल के रूप में दे सकता हूं कि पहली चीज, आप हेलमेट पहन के गाड़ी चला रहे हो या हेलमेट पहने बिना गाड़ी चला रहे हो, तो आपकी एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी सेम है, लेकिन आपकी उस एक्सीडेंट से होने वाली मृत्यु या गंभीर चोटों की जो संभावना है वो हेलमेट नहीं पहनने पे ज्यादा है। आपको नहीं पता कि आपके शरीर में जो जीन्स हैं उनकी तंबाकू से रिलेटेड म्यूटेशन की पॉसिबिलिटी कितनी है। अभी तक ऐसे टेस्ट है नहीं, आगे पता नहीं कब आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन जब तक नहीं आए तब तक हमें ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि हम वो इंसान हैं जिसके अंदर अगर हम तंबाकू खाएंगे तो हमारी जो पॉसिबिलिटी है म्यूटेशन की, वो म्यूटेशन हो सकता है और हमें कैंसर हो सकता है। दूसरा, आप तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करते हैं और खुदा ना खास्ता आपको हो गया कैंसर, आप ये कह सकते हो कि किस्मत खराब थी। लोग भी ये कहेंगे किस्मत खराब थी, आपके परिवार वाले आपका साथ देंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने मेडिकल कॉलेज में जब हम लोग अपनी एमसीएच कर रहे थे, हमने ये सीन्स देखे हुए हैं कि एक इंसान जो तंबाकू या बीड़ी खाता है, लेता है, और उसके घर वाले उसे मना करते रहते हैं, और जब वो सीरियसली इल होता है या बहुत बुरी हालत में हॉस्पिटल आता था, तो उनकी वाइफ, उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे उस समय कहते थे कि डॉक्टर साहब इनका क्या करें, इनको बहुत समझाने की कोशिश करिए, खुद ही जिम्मेदार है। मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी आदमी अपनी इस स्थिति के समय में ये चीज सुनने की इच्छा रखता होगा। तीसरा, आपको शायद ना लगता हो कि आप जरूरी हैं इस दुनिया के लिए, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप अपने घर परिवार, अपने बच्चों, अपने माँ बाप, आप इस सोसाइटी के लिए एक महत्वपूर्ण इंसान हैं, आप लोगों के लिए मैटर करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को इस वे में देखना शुरू करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक आप महत्वपूर्ण इंसान हैं, क्योंकि हम, हो सकता है अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं हो, पर हमारे से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और उन लोगों के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। चौथी चीज ये आती है कि आप अपने लोगों के लिए एनवायरनमेंट कैसा चाहते हो। अगर मैं सिगरेट पीता हूं, मैं तंबाकू खाता हूं और मेरे कोई क्लोज फ्रेंड है, एक कहावत है हिंदी में कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। गंदी आदतें जो है ना, वो लोगों को अट्रैक्ट बहुत करती हैं, और ये एक मॉडर्न सिस्टम है जहां लोगों को लगता है कि ये आदतें पाल करके आप हैप्पी फीलिंग आती है। एक्सपेरिमेंट करना अलग चीज है, उस आदत को कंटिन्यू करना अलग चीज है। आप एक्सपेरिमेंट करके जहां आपको ये रियलाइज होता है कि आदत गलत है, छोड़ दी, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। पर दुष्परिणाम तब आते हैं जब आप उस एक्सपेरिमेंट को बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू करते हो। हम एनवायरनमेंट कैसा चाहते हैं, मेरा टारगेट बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मेरी जो आने वाली जनरेशन्स हैं, मेरा जो बच्चा है, उनके लिए मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहता हूं जो कैंसर फ्री एनवायरनमेंट हो, जहां कम से कम अगर कैंसर हो तो जेनेटिक कारणों की वजह से हो, ना कि किसी सब्सटेंस अब्यूज की वजह से। एंड मेरा ये मानना है
कि हम में से शायद हर इंसान अपने बच्चों के लिए ऐसा ही संसार चाहता है। सो इसी नोट पे आज का जो कार्यक्रम है वो शुरू करेंगे। सो मेरे साथ डॉक्टर अदिति हैं जो सीनियर कंसल्टेंट हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में। डॉक्टर सगीर हैं जो कंसल्टेंट हैं डेंटल सर्जरी में। एंड डॉक्टर विभोर हैं जो सीनियर कंसल्टेंट है मेडिकल ऑन्कोलॉजी में पारस हॉस्पिटल गुड़गांव। सो आज हम जो कैंसर्स के बारे में बात करने वाले हैं वो मुंह और मुंह से जो पीछे का हिस्सा है जो हमें दिखता है मुंह खोलने पे, उनके बारे में बात करने वाले हैं। सो पहली स्लाइड जो मैंने रखी है आपके सामने, वो मैंने ये बहुत सोच समझ के स्लाइड रखी है कि आप अगर ऐसे देखो तो आपको लगता है मुंह है क्या, छोटी सी जगह है, पर अगर आप कैंसर को देखो तो आप इस स्लाइड को देखो कि कितना कुछ है इसके अंदर, कितना कंफ्यूजन है, कितनी चीजें इन्वॉल्व हैं, कितने लोग इन्वॉल्व हैं। सो कैंसर का इलाज, खासकर जो हेड नेक कैंसर का इलाज है, वो कोई एक इंसान नहीं कर सकता, ना वो किसी एक चीज से जुड़ा हुआ है। उसके मल्टीप्रॉन्ग साइड इफेक्ट्स हैं, उसके दूरगामी बहुत परिणाम है, नाना प्रकार की चीजें हैं। तो आपको लगेगा जैसे क्योटिक है, कोई ऑर्गेनाइज कुछ भी नहीं है, बट अगर आप हमसे पूछोगे तो प्रोटोकॉल वाइज हर चीज ऑर्गेनाइज्ड है। सो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें, हमारे मुंह के अंदर कल भी जैसे मैंने बताया था कि होंठ से शुरू होता है, पीछे तालू तक जाता है, तालू के पीछे जो वॉल दिखती है खाने की नली की, वहां तक जाता है। सबसे ज्यादा जो कैंसर अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो बक्कल म्यूकोसा के, यानी कि जो आपकी गाल है उसके पाए जाते हैं, उसके बाद आपकी जुबान के, फिर आते हैं जो आपका तालू है, तालू के दो हिस्से होते हैं, एक जो कड़ा हिस्सा है यानी कि हड्डी का बना हुआ, और एक जो है मुलायम हिस्सा। तो जो कड़ा वाला है उसके तीसरे नंबर पे आते हैं। कल हमने रिस्क फैक्टर्स करे थे, आज मैं एक बार फिर से जो है जो चीजें कॉज करती हैं इन कैंसर्स को वो फिर से एक बार दोहरा देता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है तंबाकू का सेवन। जैसा कि कल हमने बात करी थी कि करीब 70 प्रकार के जो है केमिकल्स तंबाकू के अंदर पाए जाते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। दूसरा अल्कोहल, जो कि एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि अपने आप में कैंसर कारक तत्व है। दांतों का बहुत योगदान है, क्योंकि डेंटल हाइजीन, शार्प टीथ, इल फिटिंग डेंचर्स, ये भी अपने आप में कैंसर का कारक है। डॉक्टर सगीर, कैन यू हियर अस? बेसिकली डॉक्टर सगीर को किसी टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से वी आर नॉट एबल टू बेसिकली हियर टू हिम। दांतों को 2 बार ब्रश करना, अब की जो करंट रिकमेंडेशन है वो है कि 2 बार आप ब्रश करिए। अगर आप उससे कम करते हैं तो आपके कैंसर होने की संभावना एक नॉर्मल जो करता है उसके कंपैरिजन में 1.2 to 1.5 टाइम्स आ जाती है। सेम शार्प टूथ है, अगर कोई आपके दांत है जो नुकीला दांत है या कोई कट एज है जो बार बार आपकी जुबान या किसी हिस्से को बार बार टकराती है, तो उसको जो है आप अपने डेंटिस्ट को जाके तुरंत दिखाइए और वो आपका कोई ना कोई निवारण कर देंगे। क्योंकि ओरल कैंसर के मामले में हमारी टीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा डेंटल सर्जन्स होते हैं। देन एचपीवी जो हम कल बात कर ही चुके हैं कि एंटायरली प्रिवेंटेबल कॉज है। एज एंड जेंडर, 50 से ऊपर की उम्र और मेल जेंडर, ये ओरल कैविटी कैंसर्स के कारण है। डॉक्टर पीयूष, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कुछ ऐसे भी लीजन्स होते हैं या छाले होते हैं जो कैंसर बनने से पहले ही पता चल जाए कि ये कैंसर बन सकते हैं आगे। हाँ डॉक्टर अदिति, बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लोग हमको सुन रहे हैं, जितने श्रोतागण हैं, वो लोग इस चीज को देखें और समझें, क्योंकि ये एक ऐसे लीशंस हैं, ये ऐसे आपके गाल के अंदर या जबान के ऊपर ऐसे लीशंस हो सकते हैं जो कि जिनकी पोटेंशियल है कि वो आगे कैंसर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जिस समय वो आपको दिखाई पड़ते हैं उस समय उनका इलाज पूर्णतया संभव है। अगर उनका इलाज प्रॉपरली लिया जाए तो ये आगे कैंसर में तब्दील नहीं होते हैं, लेकिन इन्हें आइडेंटिफाई करना और अपने डॉक्टर के पास जाकर के उन्हें दिखाना ताकि वो आपको सही ट्रीटमेंट दे पाए, ये बहुत जरूरी है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया हम कहते हैं कि सफेद रंग के चकत्ते से जाते हैं जुबान के ऊपर, आपके गाल के अंदर। ये एक ऐसी चीज है कि जिसको इंटायरली हम कई बार तो दवाइयों से रोक सकते हैं। तो हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि पहले 15 दिन हम दवाई देके देखें, अगर इस पे आराम आ रहा होता है तो फिर इसमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर 15 दिन में रिस्पॉन्स नहीं आता है,
ये हर पेशेंट के लिए जानकारी बहुत जरूरी है। कई बार पेशेंट कैप्सूल, कोई ना कोई कैप्सूल मल्टीविटामिन का खाता रहता है कईयों महीनों तक, और तब तक ये कन्वर्ट हो जाता है कैंसर के अंदर। ये मरीजों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी जो आप इलाज ले रहे हो इन प्री मैलिग्नेंट लीजन का, उसका 15 दिन के अंदर रिस्पॉन्स आना जरूरी है। अगर 15 दिन में रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप अपने कैंसर सर्जन को जाके दिखाइए, वो कुछ ना कुछ इस बारे में आपके लिए करेंगे। और अगर ये नहीं जाता है तो फिर इसको हमको निकालना पड़ता है काट करके। ऐसे ही दूसरा इससे ज्यादा घातक जो है वो है एरिथ्रोप्लेजिया, यानी लाल रंग का चकत्ता। अगर सफेद रंग का चकत्ता है तो उसके कैंसर में संभावित कन्वर्ट होने की जो संभावना है वो बहुत कम है, लेकिन इस लाल वाले की संभावना काफी ज्यादा है। ये आपको जैसे ही दिखाई पड़े तुरंत आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, जिससे भी आप कंसल्ट करते हैं, और वो कोई ना कोई इन चीजों का निवारण करेंगे। तो कई बार नॉर्मली भी मुंह में छाले हो जाते हैं, तो वो इनसे कैसे अलग लगेगा? वो जब आप देखोगे जो नॉर्मल मुंह वाले छाले हैं, जिनको हम मेडिकल लैंग्वेज में एप्थस अल्सर्स कहते हैं, तो उनके बीच में एक नेक्रोटिक एरिया दिखेगा और साइड में लाल होगा। प्लस जब आप उसे दवाई दोगे तो ये एप्थस अल्सर की टेंडेंसी होती है कि 15 दिन के अंदर अंदर वो रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। यूजुअली पहले हफ्ते में ही आपको असर आना शुरू हो जाएगा। प्लस एप्थस अल्सर्स की कोई कैंसर में बदलाव की टेंडेंसी है ही नहीं। तो तीसरा जो हम डिस्कस कर रहे थे वो है ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है कि आप लंबे समय तक अगर तंबाकू का सेवन करते हो तो आपके गाल के अंदर की तरफ की जो पूरी चमड़ी है वो सफेद रंग से कन्वर्ट होकर के चकत्ते वाली उसमें कन्वर्ट होती है। लाल और सफेद रंग के चकत्ते होंगे और आप उसे हाथ लगा के देखोगे तो बड़ी हार्ड सी हो जाती है। इसकी वजह से धीरे 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 करके आपका मुंह खुलना भी बंद होता जाएगा। जैसे ही आपको ये फील आए कि आपका मुंह खुलना बंद हो रहा है, आप अपने डॉक्टर के पास जाकर के नियमित चेकअप कराएं, क्योंकि इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। एक तो ये क्या करता है, मुंह के अंदर आपको देखने देता नहीं, डॉक्टर के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है एग्जामिन करना। आप खुद तो अपना मुंह देख ही नहीं पाते हो, तो कब का कब इसमें कोई अल्सर बन गया और वो कैंसर में कन्वर्ट हो गया, ये जान पाना मरीज के लिए अपने आप में भी बहुत मुश्किल है। आइए बात करते हैं कि कैसे आपको पता चले। जैसे मैंने कल कहा था कि योर आईज कैन नॉट सी व्हाट योर माइंड डजंट नो। अगर आपको पता ही नहीं है, आपने कभी सुना ही नहीं है, आपने देखा ही नहीं है, तो आप डॉक्टर के पास अर्ली स्टेज में पहुंचोगे कैसे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कैंसर अर्ली स्टेज में प्रेजेंट कैसे करता है। सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन जो है मुंह के कैंसर की है छालों के रूप में। छाले कुछ इस तरीके के दिखते हैं, थोड़े से सरफेस से उठे हुए, उनमें थोड़ी सी मवाद या गंदगी, इस तरीके के छाले दिखते हैं। तो इस स्टेज में अगर आपको ऐसा कोई छाला दिखे, आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो इसके आगे का निवारण आपके लिए करेंगे। तो जितने ये छाले मैंने आपको दिखाए हैं, ये अभी अर्ली स्टेज के हैं, जहां इस बीमारी का रोकथाम पूर्णतया संभव है। अब मैं जो आपको केस दिखा रहा हूं, ये भारत की असली पिक्चर है, जहां मरीज हमारे पास इतनी एडवांस स्टेज में आता है। आप देखिए कि एक तरफ गाल पूरा जो है फट गया है, कैंसर बाहर की तरफ आ गया है, दूसरे में पूरे होठ ही चले गए हैं, तीसरे में पूरी जबान चली गई है। और आपको आश्चर्य हुआ कि इस स्टेज में आने के बाद भी ये मरीज ट्रीटेबल हैं। ये पेशेंट्स मैंने खुद ऑपरेट किए हैं और ये पेशेंट सर्वाइव कर रहे हैं। सिग्निफिकेंट चीज ये है। लेकिन यहाँ जरूरी ये है कि अगर यही हम अर्ली करते तो ट्रीटमेंट कम साइड इफेक्ट्स वाला होता, क्योर के चांसेस बेटर होते और सर्वाइवल कहीं ज्यादा लंबा मिलता। इंड्यूरेशन या ग्रोथ, तो इंड्यूरेशन क्या होता है कि कोई छोटा सा एक छाला सा होगा और आप उसको छुओगे तो जो उसके अगल बगल की म्यूकोसा है, जो अगल बगल की चमड़ी है, उससे वो आपको बहुत कड़ा मिलेगा। कई बार हो सकता है कि जैसे मैंने आपको छाले दिखाया उस तरीके का छाला नहीं हो, ये जो पहली पिक्चर देख रहे हो जबान में, इस तरीके की पिक्चर भी आती है। तो इस गलतफहमी में मत रहिए कि ये कैंसर नहीं हो सकता, इसकी भी पूरी संभावना है। कोई भी एबनॉर्मेलिटी, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि आप कैसे, मुझसे हमेशा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर पीयूष ये बताइए कि हमें कैसे पता चले कि कैंसर है। आपको पता नहीं चलेगा, पर आपकी जो रूटीन की चीजें हैं, आप अपनी ब्रश करते हो, आपको अपना मुंह देखने की आदत है, आपकी जो रूटीन की आदतें हैं, उस आदत में कोई भी बदलाव है। आप नॉर्मल बोल रहे थे, अचानक आपका बोलना चेंज हो गया, आप नॉर्मल खा रहे थे, उसमें बदलाव आ गया, आपकी सांस में बदबू नहीं आती थी, अचानक बदबू आनी शुरू हो गई, आपकी जुबान पूरी बाहर आती थी, आनी बंद हो गई, मुंह पूरा खुलता था, अब खुलना बंद हो गया। कोई भी बदलाव जो आपका रूटीन नहीं था, अगर ऐसा कोई बदलाव है
तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप डॉक्टर को जाके दिखाएं। की संभावना है अंदर कुछ हो सकता है, जरूरी नहीं है, जरूरी ये नहीं है कि 100% पेशेंट में कैंसर मिलेगा ही, लेकिन अगर आप जाके दिखाएंगे तो बहुत अर्ली स्टेज में रोकथाम होने की पूरी संभावना है। सो कुछ साइन सिम्टम्स मैंने आपको बताए, कुछ थोड़ी सी एडवांस स्टेज में आते हैं, जैसे आपकी जबान का बाहर नहीं आना। जबान का बाहर तब तक जबान बाहर आती है जब तक कि वो फ्लोर ऑफ माउथ कहते हैं, जहां जबान टिकी हुई होती है उसके अंदर बीमारी नहीं घुस जाती है। या ब्लीडिंग, ब्लीडिंग छोटे अल्सर में भी हो सकती है, ब्लीडिंग बड़े अल्सर में भी हो सकती है। दर्द, जब थोड़ा सा कैंसर बढ़ता है तो वो कई बार जाके नसों में जाकर के टच करता है, जब नसों को छूता है उसकी वजह से स्टिंगिंग पेन होता है। आप कुछ खाते हो, कुछ भी छूता हुआ जाता है तो आपके कान के पीछे की तरफ दर्द जाता है। पर दर्द अगर नहीं है और छाला परसिस्ट कर रहा है तब भी डॉक्टर को मिलना जरूरी है, क्योंकि कोई भी शुरुआती तौर। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कैंसर के छाले ज्यादातर दर्द नहीं करते हैं, जब वो डीप इन्फिल्ट्रेट करते हैं तब उनमें दर्द आना शुरू होता है। प्लस नेक स्वेलिंग, कई बार आपकी मुंह के अंदर बहुत छोटा सा कुछ पड़ा होगा लेकिन गले में एक बड़ी सी स्वेलिंग आ जाएगी। सो उसको इग्नोर नहीं करें। किसी भी कोई भी सिम्टम, कोई भी इनमें से सिम्टम या कोई भी अलग सिम्टम जो कि आपके लिए रूटीन नहीं था, अगर इनमें कुछ भी आ रहा है तो प्लीज 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 इग्नोर ना करें। आप जाकर के अपने अगल बगल जो भी डॉक्टर हैं उनको दिखाएं, और अगर उस समस्या का निवारण नहीं होता है तो आप आकर के, अगर आपको कहीं भी शंका लगती है तो आप आकर के अपने कैंसर वाले डॉक्टर को दिखाएं। जैसा कि कल भी हम बात कर चुके थे, क्योंकि आज हम साइट स्पेसिफिक हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो मुंह के कैंसर्स में है वो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। चाहे वो मेरे लिए हो, चाहे वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए हो, चाहे वो किसी के लिए हो, क्योंकि क्लिनिकल एग्जामिनेशन हमें बहुत सारी चीजें बताता है, जैसे कि कहां से कहां तक की एक्सटेंट है, बीमारी कहां बैठी हुई है। कई बार जो इमेजिंग पे नहीं दिखता है वो आपको आंखों से बेटर दिखता है। इसमें एक इसके नेक्स्ट चीज आती है बायोप्सी। कल भी यही हमने जवाब दिया था कि बायोप्सी क्यों करनी चाहिए, क्योंकि मुंह में जो हर छाला है, हर जो स्वेलिंग है वो कैंसर है जरूरी नहीं है। अगर वो बेनाइन है तो आपको किसी मेजर सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर वो कैंसर है तो आपकी सर्जरी का क्वांटम ही चेंज हो जाता है। इसलिए बायोप्सी हर कंडीशन में जरूरी है। बायोप्सी करने से कभी बीमारी बढ़ती नहीं है, उल्टा बायोप्सी करने से आपका इलाज आगे हो पाना संभव हो जाता है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट अंग है रेडियोलॉजी, जिसमें हमें दो तरीके की जांचों की जरूरत पड़ती है। एक जांच जो हमें ये बताती है, जैसे एमआरआई या सीटी स्कैन हो गया, जो हमें ये बताती है कि लोकल एक्सटेंट ऑफ डिजीज कितना है, और एक जांच जैसे कि पेट सीटी है जो हमें ये बताती है कि शरीर में कहीं बीमारी और कहीं फैली हुई तो नहीं है। क्योंकि जिस मोमेंट ये पता चलता है तो डिवीजन कर लेते हैं हम किसी बीमारी का 3 पार्ट में। एक वो बीमारी जो लोकल डिजीज है पर एडवांस नहीं है, जिसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। एक वो बीमारी जो लोकली बहुत एडवांस्ड है, जिसका अपफ्रंट सर्जरी हो पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आगे फ्यूचर में शायद दवाइयां देख करके कम करके सर्जरी हम कर पाए। तीसरा जिसकी शरीर में कहीं और बीमारी पहुंची हुई है गले के अलावा, जिसमें कि ऑपरेशन आगे भी संभव नहीं है। तो मेरा एक सवाल आता है, डॉक्टर विभोर, कैन यू हियर मी? डॉक्टर विभोर, बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बीमारी, या सो डॉक्टर विभोर, कभी कभी ऐसा होता है कि बीमारी बहुत लोकली बहुत एडवांस्ड है, ऐसी कोई स्ट्रक्चर इन्वॉल्व कर रही है जो हम रिसेक्ट नहीं कर सकते, या हम रिसेक्ट करने जाएंगे, उसे निकालने जाएंगे तो हो सकता है, जो कि कैंसर में हमेशा मार्जिन की जरूरत पड़ती है 1 सेंटीमीटर दूर जाने की। अब मान लीजिए हम निकालने जा रहे हैं और हमें लगता है कि हम शायद बीमारी छोड़ के आएंगे अंदर, उस कंडीशन में क्या हम दवाइयां दे करके बीमारी को छोटा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ऐसे देखिए, ऐसा है कि जो मुंह के कैंसर्स हैं इनमें सबसे अहम योगदान सर्जरी का है। जितने भी साइंटिफिक एविडेंस है उसमें यही पता है क्या कि जो लोगों का ऑपरेशन हो पाया वो ज़्यादा लंबे वक्त तक जिए, और जिनका ऑपरेशन नहीं हो पाया उनकी आयु उतनी लंबी नहीं हो पाई। तो हर प्रयास होना चाहिए कि ऑपरेशन हो सके। तो इसके लिए कभी कभी जब सर्जरी के हमारे कलीग्स बताते हैं कि वो सीधा सर्जरी नहीं कर सकते, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि जो कोई कैंसर मुंह के अंदर है, आपकी गाल के अंदर है, मगर स्वेलिंग फेस के ऊपरी हिस्से से ऊपर जा रही है, या जीभ के
अगले 2/3 हिस्से में है, मगर उसके कुछ कण गले की हायोइड बोन तक जा रहे हैं, या और भी कोई भी किसी भी कारण से वो उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो उनको हम लोग यूजुअली 2 या 3 साइकिल कीमोथेरेपी के देते हैं। उसको दे करके हम उस बीमारी को कम करने की कोशिश करते हैं। और ये भारत में कई ऐसे स्टडीज हुए हैं जिसमें बताया गया कि तकरीबन 50 से 60% लोग जो अपफ्रंट ऑपरेशन नहीं किए जा सकते थे, कीमो के 2 या 3 साइकिल के बाद उनकी गांठें कम हो गई, उनका ऑपरेशन हो पाया, जिससे कि उनकी आयु में काफी वृद्धि हुई। एंड आई थिंक डॉक्टर विभोर आजकल पहले हुआ करता था कि जबड़े के आसपास कहीं भी बीमारी है तो सर्जन जबड़ा जो है निकाल दिया करते थे। आजकल एक चीज हो गई कि जबड़ा अगर बीमारी जबड़े के अंदर नहीं घुसी हुई है तो सर्जन पूरी कोशिश करता है कि जबड़े के अगर बाहर बैठी है और सिर्फ मार्जिन लेने के लिए जबड़ा निकालना है, तो आजकल हम ये प्रिफर करते हैं, शायद पेपर्स भी आए हैं इसके ऊपर, कि कीमोथेरेपी दे करके बीमारी को थोड़ा हटा करके और जबड़ा बचा लिया जाए। आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अभी इसी साल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर चौकर साहब के ग्रुप ने ये स्टडी किया, और उन्होंने ये बताया कि जो बीमारी जबड़े के बहुत करीब है मगर जबड़े को अभी इन्वॉल्व नहीं कर रही, उसमें कीमोथेरेपी देने से जबड़े को पूरा का पूरा बचाया जा सकता है। इससे कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट भी होता है, क्योंकि जबड़े का ऑपरेशन करने के बाद कॉस्मेटिक थोड़ा इश्यूज आते हैं, और प्लस इससे फंक्शनल इम्प्रूवमेंट भी होता है। जबड़ा रहने से जो जबड़े का काम है वो हो सकता है। तो ये डेफिनेटली ये भी एक चीज है। थैंक यू डॉक्टर विभोर। सो बेसिकली नाउ वी मूव टू द ट्रीटमेंट पार्ट, कि एक मरीज आता है हमारे पास तो उसका इलाज किस तरीके से। जैसा कि डॉक्टर विभोर ने कहा, पहली चीज कि हम सारे के सारे लोग इस चीज के लिए एग्री करते हैं कि सबसे ज्यादा ऑप्टिमल ट्रीटमेंट है कि सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट है, कि पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट में अगर हम किसी पेशेंट को पहले सर्जरी ऑफर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि डिजीज एडवांस नहीं है। डॉक्टर अदिति, डू यू एग्री विद दिस फैक्ट, हेड नेक स्पेशली ओरल कैंसर्स के लिए? हाँ, तो जैसे डॉक्टर विभोर भी कह रहे थे कि प्राइमरी ट्रीटमेंट, उसका जो असल ट्रीटमेंट है ओरल कैविटी, मुंह के अंदर के कैंसर्स का, वो सर्जरी होता है। और यूजुअली जब हम सर्जरी नहीं ऑफर कर पाते, उसका रीजन ये होता है कि एडवांस स्टेज है, या कुछ केसेस में पेशेंट मेडिकली फिट नहीं है, ऐसा सर्जरी का उसका रिस्क है एज की वजह से या बाकी बीमारियों की वजह से। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनिशियल ट्रीटमेंट सर्जरी अर्ली केस में हम ऑफर कर पाते हैं। आई एग्री विद दैट। Okay, thank you डॉक्टर जी। सो बेसिकली रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, कि आगे इसमें अगर फर्स्ट हम ये मान के चलते हैं कि सर्जिकल ऑप्शन है हमारे पास, सर्जिकल ऑप्शन नहीं है और अगर थोड़ी सी लोकली एडवांस है, जैसे डॉक्टर विभोर ने कहा कि पहले हम कीमोथेरेपी लगाते हैं, दवाइयाँ चढ़ाते हैं, और एक बार हम दवाइयाँ चढ़ाते हैं उसके बीमारी थोड़ी छोटी होती है तो उसके बाद हम सर्जरी का ऑप्शन पेशेंट को देते हैं। सर्जरी के 3 पार्ट्स हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है शरीर का। आपका खाना पीना, बोलना, टेस्ट, हर चीज इसी हिस्से से रिलेटेड है। आपकी लुक्स, आपके एक्सटर्नल लुक्स, सबसे ज्यादा जो चेहरा, जो चीज दिखती है किसी भी इंसान को बाहर से, वो आपका चेहरा है। पहली चीज होती है प्राइमरी डिजीज। प्राइमरी डिजीज मतलब कि जहां पे डिजीज का ओरिजिन हुआ, जैसे कि जबान, गाल, उस डिजीज की सर्जरी करते हैं। उसके बहुत तरीके हैं। कुछ केसेस में हमें जो है जबड़े का एक हिस्सा हटाना पड़ता है। ज्यादातर मरीजों में आजकल हमारी कोशिश ये रहती है कि जबड़े का पूरा हिस्सा ना हटाना पड़े, कि सिर्फ ऊपरी सतह जो है उसको निकाल करके हम सर्जरी कर पाए। फिर होते हैं गले का पार्ट। तो गले का पार्ट जो है उसमें, जैसे कि मैंने कल बताया था कि नेक में लिम्फ नोड्स होते हैं, वो ग्रंथि है जिसके थ्रू कैंसर जो है फैलता है। ये निकालने, हर मरीज मेरे से आके पूछता है कि डॉक्टर साहब सिर्फ ऊपर ऊपर का ऑपरेशन कर दीजिए, गले के नोड्स निकालने क्यों जरूरी है? तो गले के नोड्स इसलिए निकालने जरूरी है कि आगे फर्दर जो भी ट्रीटमेंट हमें देना है, उस ट्रीटमेंट की पूरी बेसिस इसी चीज पे बनती है, क्योंकि कंप्लीट स्टेजिंग हमको चाहिए होती है। कई बार माइक्रोस्कोपिक इन्वॉल्वमेंट होता है, 1 सेंटीमीटर से छोटा नोड पड़ा होता है, आप कोई भी इमेजिंग कराते हो उसमें नहीं दिखता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि गले में नोड पॉजिटिविटी नहीं है। तो हमेशा एक पॉसिबिलिटी होती है कि मुंह में या मुंह के अंदर कहीं भी अगर कैंसर पड़ा हुआ है तो गले में वो उतरा हो सकता है। जब हम नेक नोड डिसेक्शन करते हैं उसमें वो पैथोलॉजिस्ट के पास जाता है और वो हमें क्लियर बता देते हैं कि इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। एक बहुत अहम सवाल होता है, मरीज जो हमसे अक्सर पूछता है कि डॉक्टर पीयूष, आप जब सर्जरी तो कर लोगे, आपको कैसे पता कि पूरा कैंसर निकल गया? हम लोगों के यहाँ फैसिलिटी है जिसे कहते हैं फ्रोजन सेक्शन। फ्रोजन सेक्शन वो फैसिलिटी है कि जब हम एक बार गांठ को निकाल देते हैं
उसके बाद हम उसके जितने कोने होते हैं चारों तरफ से प्लस उसकी जो बेस होती है उनको हम सेपरेटली निकाल के अलग से टिश्यू नीचे जांच के लिए भेजते हैं, जिसकी 30 से 40 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है और वो हमें देख के बता देते हैं कि ये जो हमने हिस्से भेजे हैं उनमें कैंसर है कि नहीं है। अगर वो कैंसर नहीं होता है तभी हम आगे कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, इसके आगे कि हमको जो भी क्लोज करना है, जो भी करना है, इसके आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसमें तीसरा हिस्सा आता है जो है फ्लैप का हिस्सा, यानी कि अगर हमने कोई टिश्यू निकाल दिया, अब हमने आपकी जबान का एक हिस्सा निकाल दिया या हमने जबड़ा निकाल दिया या हमने अपने गाल का हिस्सा, आपके गाल का हिस्सा निकाल दिया, सो हमें उसे वापस बनाना भी पड़ेगा क्योंकि आपके सारे फंक्शन इसी के थ्रू हैं। सो इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन होता है फ्री फ्लैप का। फ्री फ्लैप में क्या होता है कि आप कहीं और से शरीर के किसी हिस्से से, हाथ से, जांग से, कहीं से चमड़ी लेते हैं, चमड़ी के साथ उसकी नसें लेते हैं खून की और उसे ला करके यहाँ जोड़ देते हैं। एक होता है जबड़े को बनाने के लिए। जबड़े को बनाने के लिए पैर में एक फिबुला नाम की हड्डी होती है, उस हड्डी को उसकी जो नस है खून की उनके साथ निकाल करके जबड़ा बनाया जाता है। इसके अलावा छाती से हम कई बार चमड़ी और मांसपेशी लेकर के लगाते हैं जो कि वहीं से अटैच रहती है, जिसे हमें अलग से जाकर के हमें नसों को नसों के साथ नहीं जोड़ना पड़ता है। ऐसे ही कुछ लोकल फ्लैप्स होते हैं, जैसे गाल से हमने फ्लैप ले, जैसे मैंने दिखाया इसमें एक नीचे वाली जो पिक्चर है, इसे कहते हैं नेज़ोलेबियल फ्लैप। तो ये कई तरीके के हम जो है रिकंस्ट्रक्टिव मेथड्स यूज करते हैं। सो ये कुछ पेशेंट्स हैं जो हमने ऑपरेट किए हुए हैं, जिसमें कि आपके सामने रिजल्ट्स हैं, नाना प्रकार के हैं। किसी में फ्लैप लगा है, किसी में अंदर बाहर दोनों तरफ फ्लैप लगा है, किसी में बिना फ्लैप के सर्जरी बंद करी है। सो इसमें एक आप पेक्यूलियर चीज देखेंगे कि निशान सिर्फ गले में है। सो हम जो यहाँ पे सर्जरी कर रहे हैं, हम जो यहाँ पे गले का, ये मुंह का कैंसर ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें हम गले में चीरा लगा करके ही निकालते हैं, चेहरे पे कोई निशान नहीं देते हैं। अब अगला सवाल आता है कि आपने चेहरे पे निशान नहीं दिया तो फायदे क्या है? सो आपके चेहरे का जो निशान होता है, एक तो उसके घाव भरने की संभावना गले के निशान से कम होती है। दूसरा, क्योंकि वहां पे थूक होता है तो थूक से वो इन्फेक्ट होने की, वहां से थूक बहता रहता है और वो इन्फेक्ट होके खुलता है। दूसरा, जब ये घाव भर जाता है, अगर हमने आपके यहाँ कोने से लिया हुआ है चीरा, सो आपका ये एरिया फिक्स हो जाता है, आप अपना मुंह खोल नहीं पाते पूरा। प्लस हमको ये होंठ की मांसपेशी काटनी पड़ती है अगर हम यहाँ पे चीरा देते हैं। तीसरा, आप इसमें देख रहे होंगे जब हम गले में चीरा देके निकालते हैं तो उसमें हम गलने वाले टांके चमड़ी के अंदर से लगाते हैं। इसमें चमड़ी आपस में बहुत अच्छी अप्रोक्सीमेट होती है और पेशेंट की हीलिंग बहुत अच्छी होती है। हमने अभी तक कोई भी पेशेंट के गले का घाव खराब होते नहीं देखा है इस टेक्निक के बाद से। अब ये है, एक पेशेंट है फ्री फ्लैप का। सो इनके जबड़े के बीच के हिस्से का कैंसर था। तो अगर हम जबड़े का बीच का हिस्सा निकालते हैं और अगर हम ये हड्डी वापस रिप्लेस नहीं करते हैं तो ये लटक जाता है होंठ। तो इस केस में हमें पैर से हड्डी लेके हमने लगाया। मरीज का फंक्शनली एंड कॉस्मेटिकली बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। उनके बगल में एक गले से किया हुआ जो है मुंह के कैंसर का इलाज किया था। तो आप देख के इस मरीज को, अगर ये मरीज कॉलर वाली शर्ट पहने हुए, इस मरीज को आप बाहर से देख के ये नहीं बता सकते कि इनकी सर्जरी हुई है। मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि कैंसर यहाँ पर है मुंह पर और गले से हम अप्रोच करके वो निकाल रहे हैं और फेस पे बिल्कुल कोई स्कार नहीं दिखेगा, निशान नहीं दिखेगा। डॉक्टर अदिति, मैंने ये शुरू किया था जब मैं अपनी एमसीएच कर रहा था सेकेंड ईयर में। मेरे जूनियर ये लिप का बॉर्डर बचा रहा था, तो मैंने सोचा कि जब यहाँ तक बच रहा है तो कोशिश करते हैं कि चेहरे पे निशान ना दिया जाए, क्योंकि किसी भी मरीज के लिए चेहरे का निशान बहुत मैटर करता है उसके लिए। प्लस हमने इतने कॉम्प्लिकेशंस देखे थे चेहरे वाले निशान के, वूंड कॉम्प्लिकेशंस, तो हमने जब ट्राई किया तो हमें लगा कि हो जाता है। आज की तारीख में कम से कम 300-350 केसेस में इस तरीके से कर चुका हूँ। सो हमारे लिए आज की डेट में ये रूटीन प्रोसीजर है। हम चेहरे पे निशान तब तक नहीं देते जब तक कि बिल्कुल उसकी जरूरत ना हो। एक बार हम सर्जरी करते हैं, सर्जरी करने के बाद हम ये सारा टिश्यू जो है ये जांच के लिए भेज देते हैं पैथोलॉजी वाले डॉक्टर के पास। उसके बाद वो जब पैथोलॉजी की रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में बहुत सारे फैक्टर्स हम कंसीडर करते हैं और उन फैक्टर्स के बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि आगे का इलाज हमें क्या देना है। तो उस इलाज में या तो रेडिएशन हो सकती है या कीमो रेडिएशन हो सकती है। सो डॉक्टर अदिति, आप इस बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे कि किन किन वजहों से हम मरीज, क्योंकि मरीज को बड़ा डर लगता है
सो पहले मैं आपसे डर वाले सवाल पूछ लूं कि आप ये पहले ये बताओगे कि जो है किन कंडीशन में देनी चाहिए? तो एक्चुअली रेडिएशन ऐड करनी पड़ेगी या नहीं, या कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी या नहीं, ये कुछ केसेस में तो हमें शुरू में समझ आ जाता है ट्यूमर की स्टेज देख के, लेकिन फाइनल स्टेजिंग जो होती है, जब ट्यूमर सर्जरी के बाद माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बाद जो रिपोर्ट आती है, उस पर डिपेंड करता है कि आगे का क्या ट्रीटमेंट होना है। वो डिपेंड करता है कि ट्यूमर का साइज क्या था, कि वो 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर से छोटा था या बड़ा था। वो डिपेंड करेगा कि उसने हड्डी या फिर कोई और स्ट्रक्चर्स को तो नहीं इन्वॉल्व किया हुआ था, स्किन हो गया। वो डिपेंड करेगा कि जो गर्दन की गांठें निकाली हैं वो पॉजिटिव तो नहीं आई है, वो एक पॉजिटिव आई है, मल्टीपल पॉजिटिव आई है, या जो गर्दन की गांठ है उसके कैप्सूल को ब्रीच करके वो ट्यूमर उसके बाहर गया हुआ था या नहीं, या कुछ और पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं रिपोर्ट में जिनके बेसिस पे रिस्क बीमारी के वापस आने का ज्यादा होता है, जैसा कि लिम्फोवास्कुलर एम्बोलाई, जो नसें हैं उनमें ट्यूमर गया हुआ है, या पेरीन्यूरल इन्वेजन, आसपास की जो नर्व्स हैं उनके आसपास ट्यूमर गया हुआ है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, जब ये प्रेजेंट होते हैं तो हमें रेडिएशन या रेडिएशन के साथ कीमो ऐड करना पड़ता है। तो मैं रीजन डर उसका, वाले सवाल पूछ लूं आपसे जो जी मरीज रोज पूछते हैं। सो आज ही मरीजों ने कुछ सवाल पूछे, मैंने कहा आपसे जब लाइव आएंगे तो उसी समय पूछ लेंगे। सो पहला सबसे कॉमन सवाल ये होता है कि कौन सी मशीन में आप डालोगे? बंद तो नहीं होती है, क्योंकि बंद मशीन से बॉर्डर लगता है मरीजों को। तो मैं आपको पिक्चर्स में दिखा देती हूँ। बंद मशीन बिल्कुल भी नहीं होती है। किसी भी पेशेंट ने अगर सीटी स्कैन कराया है तो वो सीटी स्कैन जैसी ही सिमिलर मशीन होती है। इसके कंपैरिजन में अगर एमआरआई किसी ने कराया तो एमआरआई में फिर भी आपको बंद जैसा लगेगा। तो वो जो क्लॉस्ट्रोफोबिया है, घबराहट है, वो वाली चीज होती है। रेडिएशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम थोड़ा आगे चलेंगे तो मेरे पास वो मशीन की पिक्चर है। तो इस आई थिंक ये वाली मशीन है। हाँ, तो ये वो मशीन है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ब्लैक वाला काउच है उस पे पेशेंट लेटा होता है, और इसके आसपास ये जो आपको 3 हेड या सर जैसे दिख रहे हैं, उसमें एक हेड है जो ऊपर से, जिसमें से रेडिएशन की बीम आती है अलग अलग एंगल्स से, और जो दो बाकी दोनों चीजें हैं वो इमेजिंग के लिए, मतलब रेडिएशन के पहले एक सीटी स्कैन करते हैं, उस सीटी स्कैन को रेडिएशन प्लानिंग वाले स्कैन के साथ मैच करते हैं। अब अगर मैं आपको प्रोसेस समझाऊं कि रेडिएशन प्लानिंग, पहले तो ये हो गया कि रेडिएशन देनी है या नहीं देनी है, वो डिपेंड करेगा हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट पे कि उसमें कैसी रिपोर्ट आई है। तो रेडिएशन देनी है या रेडिएशन के साथ कीमो देना है। रेडिएशन कभी भी तुरंत नहीं स्टार्ट होगा, सर्जरी के कम से कम 2 या 3 हफ्ते बाद ही स्टार्ट करते हैं, जब घाव पूरी तरह से भर जाता है। अगर घाव भरे बिना हमने रेडिएशन स्टार्ट किया तो नुकसान ये होता है कि घाव और खुल सकता है, उसकी हीलिंग नहीं होगी। तो बहुत बार पेशेंट्स आके बोलते हैं कि टांके लग गए हैं, घाव हमें भरा दिख रहा है, और आप उसे क्यों छोड़ रहे हैं 2-3 हफ्ते, आप जल्दी स्टार्ट कर दीजिए, मतलब काम खत्म होगा अगर ट्रीटमेंट करना ही है। लेकिन इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है, अगर बीच में स्टार्ट किया तो उसकी हीलिंग रुक जाती है, इनफैक्ट वो और खुल भी सकता है। अच्छा, दूसरा एक जो कॉमन सवाल है डॉक्टर दीदी, जो मतलब बहुत घबराते हैं मरीज, कि मरीज मेरे से पूछता है कि दर्द तो नहीं होगा, कि आप मेरे साथ आप कुछ किरणों का सेक वगैरह देने वाले हो, इसमें मुझे दर्द तो नहीं होगा। सो मतलब इस बारे में आपका क्या कहना है? तो रेडिएशन के साथ बहुत सारी भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं। रेडिएशन को हिंदी में लोग सिकाई कहते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे जल जाएंगे, कुछ जलाने वाला। इनफैक्ट 1-2 बार ऐसे हुआ है कि पेशेंट्स ने घर पे ही बोला कि सिकाई कर ली, और गर्म पानी की बोतल से सिकाई करी उन्होंने, विदाउट नोइंग कि एक्चुअली वो रेडिएशन नहीं है। तो रेडिएशन बहुत ही प्रिसाइज टेक्निक है जो हम इस मशीन से देते हैं। जब पेशेंट इस मशीन पे लेटे होते हैं तो कहीं पे भी ये मशीन का कोई भी हिस्सा पेशेंट को टच नहीं करता है। कहीं से कोई ठंडा, गर्म, आवाज, लाइट या दर्द जैसा कुछ भी नहीं लगता है। आप जैसे सीटी स्कैन कराते हैं, मशीन पे लेटते हैं, मशीन का एक हेड घूमता है और सीटी स्कैन हो जाता है, बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से होता है। ये हेड चारों तरफ घूमेगा, अलग अलग एंगल्स से रेडिएशन आएगी, हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से वो प्लान्ड होता है कि कहाँ पे देनी है, तो उस जगह पे रेडिएशन जाएगी, आसपास के स्ट्रक्चर्स में नहीं जाएगी। उस दौरान कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। रेडिएशन के दौरान कुछ साइड इफेक्ट्स, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं,
लेकिन वो सारी टेम्परेरी होती हैं और रेडिएशन खत्म होने के बाद धीरे धीरे बॉडी की हीलिंग के साथ वो चली जाती हैं। सो डॉक्टर अदिति, एक सवाल हमेशा आता है कि मतलब फायदे क्या हैं? हमने ये बता दिया कि हमने क्या रिस्क फैक्टर देखे, हम रेडिएशन दे रहे हैं, पर एक आम आदमी के लिए समझना बड़ा मुश्किल है कि वो एक्स्ट्रा कैप्सुलर इन्वेजन था या स्टेज ऑफ डिजीज थी इस वजह से देना है। सो हम देते क्यों है? मतलब क्या कारण है? सर्जरी तो हो गई, बीमारी आपने निकाल दी, फ्रोजन सेक्शन आपने भेज दिया, कोई माइक्रोस्कोपिक डिजीज छूटी नहीं, सो अब रेडिएशन देने की जरूरत क्यों है? क्योंकि मरीज को ये लगता है कि एडिशनल ट्रीटमेंट है, तो एडिशनल ट्रीटमेंट क्यों देना है? तो ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि जब ट्यूमर निकल गया तो अब आप नॉर्मल टिश्यू को क्यों ट्रीटमेंट दे रहे हो, वहां पे क्यों ऐसे साइड इफेक्ट्स आने चाहिए? तो ये देखा गया है कि अगर वो जो फीचर्स जो हमने पैथोलॉजी रिपोर्ट में देखे, जब वो प्रेजेंट होते हैं और हम उन पेशेंट्स को रेडिएशन देते हैं और कुछ पेशेंट्स को रेडिएशन नहीं देते हैं, तो जिनको रेडिएशन दिया उनमें बीमारी वापस आने का रिस्क कम हो जाता है। मतलब अगर 100 ऐसे पेशेंट्स देखेंगे जिनमें वो एडवर्स फैक्टर्स हैं और उनको हम 50 को रेडिएशन देंगे, 50 को नहीं देंगे, तो एटलीस्ट 10 से 15 ऐसे मरीज होंगे जिनको वो फायदा होगा उस रेडिएशन देने से। अच्छा, इसमें भर्ती करने की जरूरत पड़ती है क्या? मरीज मेरे से हर बार पूछता है कि इतना लंबा पीरियड है, आप इतने लंबे समय भर्ती रखोगे, मतलब आप कैसे करते हो? उसका प्रोसीजर बेसिकली है क्या? कितनी देर का है? कैसे करते हैं? तो एक तो बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि अच्छा ठीक है, पेशेंट विलिंग है, रेडिएशन देना है, रिपोर्ट में आ गया रेडिएशन मिलनी चाहिए पेशेंट को, तो कहते हैं ठीक है आज से ही स्टार्ट कर दो। पर रेडिएशन में प्लानिंग की जरूरत होती है और वो हम तुरंत उसी दिन नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। प्लानिंग से मेरा मतलब है कि एक कास्ट, एक मोल्ड बनाया जाता है। आगे की पिक्चर में मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। तो जहां आप ये व्हाइट वाली चीज देख रहे हैं फेस पे लगी हुई है, ये एक प्लास्टिक की शीट होती है। जब हम इसको गर्म पानी में डालते हैं तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, और जब उसको हम फेस पे लगाते हैं और ये ठंडी होती है तो ये उस पेशेंट के फेस की शेप ले लेती है। तो ये पर्सनलाइज्ड मास्क होता है उस पेशेंट का। इसका फायदा ये होता है कि रेडिएशन के दौरान गर्दन या जबड़ा हिले ना। हिलने से प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमने इतनी प्रिसाइज प्लानिंग करी है, आसपास के स्ट्रक्चर्स हैं, थूक की ग्रंथि है, पीछे स्पाइनल कॉर्ड है, अगर जबान को बचाना है या मुंह की जो चीख की, गाल की चमड़ी है उसको बचाना है हमें, तो वो नहीं बच पाता। हमारी प्लानिंग खराब हो जाएगी अगर गर्दन हिल गई या जबड़ा हिल गया। तो ये मास्क बनाने के बाद इसी पोजीशन में एक सीटी स्कैन होता है। अनदर कॉमन क्वेश्चन है कि पेशेंट्स बोलते हैं कि हमारे पास तो सीटी स्कैन है ऑलरेडी, आपको फिर क्यों सीटी स्कैन करना है दोबारा? तो उसका पर्पस ये होता है कि जो रेडिएशन प्लानिंग मशीन है, जो सॉफ्टवेयर है, जो प्लानिंग एक्सेप्ट करता है, जो मशीन ट्रीट करती है, वो हमें उसी पोजीशन में देना पड़ता है जिस पोजीशन में हमें ट्रीटमेंट करना है। नहीं तो वो बेकार है, उसकी प्लानिंग का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। तो ये मास्क लगा के एक सीटी स्कैन करेंगे दोबारा, वो सीटी स्कैन उसी जगह पर होगा जहां पे हमें रेडिएशन का ट्रीटमेंट करना है। ये कहीं बाहर से करवा के नहीं आ सकते हैं आप। तो वो सीटी स्कैन होगा। सीटी स्कैन के दौरान कई बार हम कॉन्ट्रास्ट वाली दवाई देते हैं जिसकी वजह से हम आपको फास्टिंग या खाली पेट बुलाते हैं। वो सीटी स्कैन होने के बाद इस सीटी स्कैन को हम अपने प्लानिंग वाले सिस्टम में ट्रांसफर करते हैं। इसका मतलब आपका मास्क बना, आपका सीटी स्कैन हुआ, उसके बाद आप फ्री हो गए, आप घर जा सकते हैं। उसके बाद जो बैकएंड पे टीम है जिसमें रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर, मेडिकल फिजिसिस्ट हैं, वो लोग मिलकर प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग का मतलब है उस सीटी स्कैन पे मार्क करते हैं कि ट्यूमर कहाँ पर था। उसके लिए आपके पुराना वाला जो सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट स्कैन हुआ है जिसमें ट्यूमर दिख रहा था, वो यूज होता है प्लानिंग में। उसके अलावा जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें सेव करने हैं, यानी कि थूक वाली ग्रंथि होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, उनको मार्क करते हैं। वो मार्क करने के बाद डिफरेंट एंगल से बीम डलती है आपके सीटी स्कैन के ऊपर। उससे एक प्लान जनरेट होता है। प्लान का मतलब अभी आगे मैं इमेजेस में आपको दिखाती हूँ। प्लान में हमें ये पता चलता है कि कहाँ पे कितनी डोज जा रही है, किस स्ट्रक्चर को हम कितना अच्छे से बचा पा रहे हैं। जब ये प्लान जनरेट हो जाता है तो हम आपको ट्रीटमेंट के लिए बुलाते हैं। एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, 5 वीक्स, 6 वीक्स या 7 वीक्स, जैसा भी आपका प्लान डिसाइड हुआ है।
उसके बाद सैटरडे संडे के अलावा हम नहीं चाहते कि कोई भी ब्रेक आए बीच में ट्रीटमेंट में। इन अ डे जब आप मशीन पे लेटेंगे तो वो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन, मशीन पे लेटने का ड्यूरेशन 5 मिनट से 10 से 12 मिनट के बीच का ही होगा। आपके प्लान के ऊपर डिपेंड करता है कि 5 मिनट होगा या 10 मिनट होगा। उतनी देर के लिए मशीन पे लेटना होगा। उस दौरान कोई ठंडा गर्म नहीं लगेगा, कोई लाइट नहीं दिखेगी, कोई दर्द नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, और उतना ट्रीटमेंट कराने के बाद आप घर जा सकते हैं। तो ये ओपीडी बेसिस का ट्रीटमेंट होता है, कोई एडमिशन की जरूरत नहीं होती है। So now the question comes, Dr. Aditi, oral cancers तो we have basically seen. So oropharynx जो cancers हैं, जो यानी कि मुंह के पीछे की तरफ के cancers हैं, ट्रीटमेंट जो है उसके लिए उसमें सर्जरी तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत डिफिकल्ट है। प्लस मोडालिटी, कोशिश ये रहती है कि अगर किसी एक मोडालिटी से ट्रीटमेंट संभव है तो क्यों ना सिंगल मोडालिटी यूज करी जाए। सो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे जो हमारे लिसनर्स हैं उनको, कि हाउ डू यू ट्रीट ओरोफेरिंजियल कैंसर्स? तो जैसा कि हम कल बात कर रहे थे कि कहने को ये एक छोटा सा फेस और गर्दन ही है, लेकिन इसमें बहुत सारी साइड्स हैं और उन सबका ट्रीटमेंट हमें अलग अलग तरह से करना पड़ता है, क्योंकि उनका फंक्शन डिफरेंट है, उनका एक्सेसिबिलिटी यानी कि सर्जरी होने की जो क्षमता है, जो पावर पॉसिबिलिटी है, वो डिफरेंट है। तो जो जबान के पीछे का हिस्सा होता है, जिसमें पीछे की जबान आती है, जिसमें जो लटका हुआ आपको तालू का हिस्सा दिखता है या फिर जो टॉन्सिल दिखता है, उसको हम ओरोफैरिंक्स कहते हैं। तो इन केसेस में, ज्यादातर केसेस में अगर सर्जरी करें तो सर्जरी के बाद बीमारी रहने की पॉसिबिलिटी काफी हाई होती है। तो अगर बीमारी रह जाती है तो अपने आप ही कंट्रोल कम हो गया, उसकी पूरी तरह से ठीक होने की संभावना कम हो गई। दूसरा, उसको ठीक करने के लिए फिर हमें बाद में रेडिएशन और कीमोथेरेपी ऐड करनी पड़ती है। तो ये देखा गया कि सर्जरी अवॉइड करके अगर सिर्फ हम रेडिएशन और कीमो करें तो उन पेशेंट्स का कंट्रोल सर्जरी के बाद से बेटर होता है। तो इसलिए उन पेशेंट्स को हम सर्जरी अवॉइड करके सिर्फ रेडिएशन और रेडिएशन के साथ कीमोथेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा, इसका फायदा ये होता है कि क्योंकि ऑर्गन प्रिजर्व रहता है, जो स्ट्रक्चर है आपने उसको निकाला नहीं, तो उसका जो फंक्शन है वो भी प्रिजर्व रहता है। जबान के पीछे का हिस्सा हमें स्वॉलोइंग में मदद करता है, तालू जो है वो स्पीच में हेल्प करता है। तो उन सारी चीजों का जो फंक्शन है वो प्रिजर्व रहता है। उसके अलावा स्वॉलोइंग है, हम खाना खाते हैं, चबाते हैं, उसके बाद जो निगलते हैं, ये सारे फंक्शंस प्रिजर्व रहते हैं अगर हम रेडिएशन और रेडिएशन के साथ में कीमोथेरेपी से ट्रीट करें। अब सिर्फ रेडिएशन यूज करना है या रेडिएशन के साथ कीमोथेरेपी ऐड करना है, ये डिपेंड करेगा स्टेज पर। तो अगर शुरुआती स्टेज है, गर्दन में कोई गांठ नहीं है, छोटा सा ट्यूमर है, तो सिर्फ रेडिएशन से क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर एडवांस स्टेज है जिसमें गर्दन में नोड्स हैं या बड़ा साइज है, तो हमें रेडिएशन के साथ कीमोथेरेपी भी ऐड करनी पड़ती है। सो एसेंशियली ये जो स्टेटमेंट है, ये सिर्फ तालू के पीछे वाले कैंसर और जबान के जो बिल्कुल पीछे वाले कैंसर्स हैं, उन्हीं कैंसर्स के लिए, आगे वालों के लिए सर्जरी प्राइमरी जो है मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है। सर्जरी प्राइमरी ट्रीटमेंट है। अगर सर्जरी नहीं हो पा रही है किसी वजह से, तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि कीमोथेरेपी देके कोशिश ये रहती है कि उसको सर्जरी कर पाए। लेकिन अगर अपफ्रंट लग रहा होता है कि ट्यूमर बहुत एडवांस्ड है, कीमोथेरेपी से उतना कम नहीं हो पाएगा कि सर्जरी तब भी हो पाए, तो फिर हम सीधे कीमो रेडिएशन के लिए जाते हैं। तो जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मरीज हमसे अक्सर एक सवाल पूछता है कि मैंने इलाज तो करा लिया, स्टेज आपको पता है, अब मुझे ये बताइए कि मैं सरवाइव करूंगा या नहीं करूंगा। कभी वो हमसे ये नहीं पूछता है कि मेरी पॉसिबिलिटी या जो मेरी सर्वाइवल की परसेंटेज क्या है। सो मेरा हमेशा एक ही जवाब होता है कि ऑन्कोलॉजिस्ट वो हमेशा परसेंटेजेस में बात करते हैं, हम गारंटीज में बात नहीं करते, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है और कहीं पर भी कुछ भी 100% नहीं है। सो अगर आप स्टेज 1 के ट्यूमर्स देखें तो सर्वाइवल 90% से ऊपर है, 90% के ऊपर है, लेकिन 100% वो फिर भी नहीं है। सेम स्टेज 2 है तो अराउंड 70% के करीब सर्वाइवल है। स्टेज 3 में पेशेंट आता है तो 40%, स्टेज 4 का सर्वाइवल बहुत ही कम है। सो हम जब भी किसी पेशेंट से बात करते हैं
तो पेशेंट हमेशा यही एक कंफ्यूजन होता है पेशेंट को कि आप कह रहे हो कि मेरे बचने की संभावना ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years 90% है, पर मैं जानना चाहता हूं कि मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। सो ये सवाल आपका इस जो हमने ग्राफ दिखाया है, इस ग्राफ से इस सवाल का जवाब मिलता है। क्योंकि एक ऑन्कोलॉजिस्ट, मैं एक सर्जन हूं, मैडम एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर विभोर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हम में से कोई भी भविष्यवेता नहीं है। हम ये जानते हैं कि सर्वाइवल हर 10 में से 9 मरीज स्टेज 1 के बचेंगे, पर वो एक अभागा कौन होगा, हम में से किसी के लिए भी ये चीज संभव नहीं है बता पाना कि वो कौन सा ऐसा मरीज होगा जिस मरीज के पास वो बीमारी वापस आएगी। सो फिर से हम एक ही नोट पे एंड करते हैं आज का सेशन, क्योंकि आज हमने पूरी जानकारी ली मुंह और मुंह से संबंधित कैंसर्स के बारे में। सो डॉक्टर अदिति, टेक होम मैसेजेस क्या हैं आज के सेशन के बाद? सो टेक होम मैसेजेस वुड बी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर अर्ली स्टेज में हम पिकअप करते हैं तो उसका क्योर रेट बहुत अच्छा होता है। तो कोशिश करिए कि अगर कोई भी चीज अबनॉर्मल है, कोई भी चीज परसिस्ट कर रही है आपकी बॉडी में, तो अपने डॉक्टर से जाके मिलिए, चाहे वो ऑन्कोलॉजिस्ट हो, चाहे वो आपके फिजिशियन हो जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं, उनको दिखाइए। एंड इफ रिक्वायर्ड, अगर कैंसर का शक है तो प्लीज ऑन्कोलॉजिस्ट से आके मिलिए, जिससे कि एटलीस्ट वो शक को दूर किया जा सके। इट मे बी पॉसिबल कि वो कैंसर ना हो, लेकिन जब तक कोई एक्सपर्ट उसको देख नहीं लेगा, अगर रिक्वायर्ड वो बायोप्सी करके उसको नेगेटिव नहीं प्रूव कर लेंगे, तब तक वो शंका आपके दिमाग में भी चलती रहेगी। दूसरा, ओरल कैविटी और ओरोफेरेंजियल, जैसा हमने बात किया कि इन दोनों का ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट होता है। जो मुंह के आगे के हिस्से के कैंसर्स होते हैं उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट सर्जरी होता है, और उसके बाद हम कुछ ट्रीटमेंट ऐड करते हैं, रेडिएशन या कीमो, डिपेंडिंग ऑन रिपोर्ट कैसी है। जबकि जो पीछे के हिस्से के कैंसर्स होते हैं उसमें सर्जरी करने की जरूरत नहीं होती है, उनको हम फंक्शन प्रिजर्व करते हुए अच्छे से रेडिएशन और कीमोथेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं। एंड फाइनली टू एंड इट, आई वुड से कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब बेटर है कि हम बचाव करें रादर देन हम आगे जाके उसका ट्रीटमेंट करें और ये सारी टॉक्सिसिटीज झेलें। सो पारस हॉस्पिटल गुड़गांव सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, पूरी ऑन्कोलॉजी टीम की तरफ से आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी नोट पे एंड करते हैं कि आप सब हमारी उस टीम का हिस्सा बनेंगे जो 135 करोड़ इंडियंस तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हैं कि आप अपनी बीमारी को देखें, हम जो चीजें बता रहे हैं उन चीजों को अपनी लाइफ में इनकलकेट करें, कोशिश करें कि प्रिवेंशन सारे लें ताकि बीमारी हो नहीं, और अगर हो जाए तो जितनी जल्दी हो सकता है अस्पताल आकर के अपना इलाज कराइए। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू।